जय हिंद दोस्तों, मैं अनुपमान अपने यूट्यूब चैनल सुपर अकेडमी जय में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम फिर अब पिछले क्लास के मुताबिक आगे बढ़ने वाले हैं। चौथा आंग्ल मैथ्यूरिटी के बारे में जानेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग कल की क्लास में देखे हुए थे कि प्रथम आंग्ल मैथ्यूरिटी कब से कब तक चला था, द्वितीय आंग्ल मैथ्यूरिटी कब से कब तक चला था और तीसरा आंग्ल मैथ्यूरिटी कब से कब तक चला था। और दोस्तों कल हम पूरा डिफाइन करके तीसरा आंग्ल मैथ्यूरिटी के बारे में पढ़ चुके और उसके पहले वाले क्लास में दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि प्रथम और दूसरा आंग्ल मैथ्यूरिटी का कारण क्या था, किस प्रकार से जो कौन जीता कौन हारा, क्या कारण था, कौन सी संधियां हुई, इन सारे चीज के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आज हम फिर जानने वाले हैं कि चौथा आंग्ल मैथ्यूरिटी में क्या क्या फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को यही कहना है कि जब भी पढ़ते हैं तो अपने साथ साथ जितने भी हम लोग के साथ में जुड़े हुए हैं वे सारे लोग ऐसे वे सारे लोग भी पढ़ सके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐसे सिर्फ फ्री क्लास कर रहे हैं, कोई इसमें 1 रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ रहे हैं दोस्तों चौथा आंग्ल मैथ्यूरिटी, जो कि आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से और डिफाइन करके पढ़ रहे हैं। दोस्तों इस चीज को हम लोग को पढ़ना बहुत ही खास जरूरी और अच्छे तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे कहा जाए मॉडर्न हिस्ट्री में अगर कॉम्पिटिटिव में लिया जाए तो अधिकांश पूछा जाता है, लेकिन हाँ इस चीज पे कोई गौर नहीं करता। तो दोस्तों यहीं से एग्जाम में छूटता है, यही सारे जो टॉपिकों से एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ करके आता है, कहता है कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, सिलेबस वही होता है, लेकिन जिस चीज को पढ़ना चाहिए उस चीज को पढ़ता नहीं है, बस यही है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमको विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कर दिए होंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि चौथा आंग्ल मैथ्यूरिटी का कारण क्या था। ठीक है, ये हमारा भारत का नक्शा। अब हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे यहाँ पे कि मराठा है, निजाम है, बंगाल है, मैसूर। इतना हम लोग जान चुके थे इन सारे क्षेत्रों के बारे में। निजाम, बंगाल जो कि यहाँ पे अंग्रेज शासन कर रहे थे, और मैसूर जो कि दोस्तों 1612 में सबसे पहले वो शासक बने थे वडियार। उसके बाद यहाँ पे अंततः में आ गए थे हैदर अली, और हैदर अली के बाद अभी वर्तमान में जो भी हम पढ़ रहे हैं 1790 से 92 तक लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ तक पे आ गया है हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ये हम लोग को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ लिए थे यहाँ तक कि 1790 से 92 तक जो युद्ध हुआ था आंग्ल मैथ्यूरिटी का तीसरा युद्ध, आंग्ल मैथ्यूरिटी का तीसरा युद्ध। इस युद्ध में क्या था तो दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे कि इसमें ऐसे टीपू सुल्तान के हार हो गए थे बहुत ही ऐसा नहीं है कि नॉर्मली हार, इसमें जो तो बहुत ही बुरा हार हुआ था टीपू सुल्तान का, क्योंकि उस समय युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे टीपू सुल्तान और उस पर आक्रमण किया गया था। इसमें दोस्तों जब से हार हो गई थी तब संधियां की गई थी, जिस संधियों में दोस्तों 3 करोड़ रुपए जुर्माना के तौर पर लिया गया था। और दूसरा पॉइंट में कहा जाता है जितने भी गांव थे मैसूर के अधीन में उतना में से 50% गांव को अंग्रेज ले लिए थे, और उस सारे 50% गांव में से हुए लोग ये तीन भाग में बांटे थे, और ये 3 भाग बांट कर तीनों लोग को ले लिए थे। और जो कि नॉर्मल जो था इन लोगों को देखे, और वही गांव इन लोगों को देखे जो गांव से इन लोगों में क्या था मतभेद था, लड़ाई चल रहा था, वही गांव इन लोगों को मिला था। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग जानते हैं जब मैसूर में आए टीपू सुल्तान, जब मैसूर में टीपू सुल्तान के जब हार हो गए, अब हार हो गए तो फिर भी ऐसा नहीं था कि टीपू सुल्तान एक कायर व्यक्ति था, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था। उनके पिता भी बहुत ही शक्तिशाली थे जो कि हैदर अली, और उन शक्तिशाली होने के साथ दोस्तों उनका भी कहा जाता पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कूटनीतिक बहुत ही ज्यादा थे, दिमाग काफी ज्यादा तेज था। जब कूटनीतिक क्या रहते तो कूटनीतिक के कारण वे क्या करते थे मराठा निजाम को अपने अधीन में करके अंग्रेज से युद्ध करके क्या जीत जाते थे, ऐसा हो रहा था। लेकिन दोस्तों हमने पढ़ा है कि टीपू सुल्तान ये कूटनीतिक नहीं है, लेकिन ये भी दिमाग में कोई कम इनके पास में नहीं है। यही कारण हमने
अपने कहने का यही है कि कूटनीति नहीं बल्कि दूर की चीज को देख करके ऐसे उन पर आक्रमण किया करते थे। जैसे कि हमने बताया था कि जिस प्रकार से अंग्रेज भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, अपनी कंपनी स्थापना करके, उसी प्रकार से तो है टीपू सुल्तान ने भी किया, अपने के कंपनी का निर्माण किया। और कंपनी का निर्माण करने के पश्चात ऐसो नेपोलियन, तुर्की, फ्रांसीसियों के साथ ऐसे दूर दूर देशों के साथ ऐसे व्यापार करने लगे थे, जो कि यह चीज नहीं देखा गया था अंग्रेजों से, जिसकी वजह से अंततः में वे लोग त्रिभुज का निर्माण करके ये तीनों निर्माण करके उन पर आक्रमण करने की राह खोज रहे थे, जो कि उन लोगों को मिल गया था। यहाँ पे तेरेंकोवार में जब टीपू सुल्तान आक्रमण कर दिया था, वह उसी समय का रास्ता देख रहे थे, मिल गया था। उसके बाद तुरंत उन्होंने दोस्तों यही 1790 में आक्रमण कर दिए थे, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ गया था टीपू सुल्तान को। ये कहानी था। तो हमने पढ़ा था दोस्तों, जब उसी प्रकार से दूर दूर की चीजें सोच रहे थे, तब इन्होंने फिर से टीपू सुल्तान ने जब हार गए तो फिर उसके बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी, और दोस्तों इन्होंने सोचा कि हम हार रहे हैं तो क्यों हार रहे हैं। सही व्यक्ति की कहा जाए दोस्तों शक्तिशाली और एक सुदृढ़ व्यक्ति का काम यही होता है कि अगर कोई भी चीज में अगर कोई असफल होता है तो उसका क्या कारण क्या है, क्यों वो असफल हो रहा है, और उसके सफल होने का राह क्या है, इस चीज को ढूंढना बहुत ही अति आवश्यक है। और वही चीज कर रहे थे यहाँ पे हमारे मैसूर के जो टीपू सुल्तान थे वही। जब देखे इन सारी चीज को गौर किए कर रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि जब इस प्रकार से है तो जो हमने हाथ बढ़ाया किसके साथ, तो तुर्की के साथ हाथ बढ़ाया, फ्रांसीसियों के साथ हमने हाथ बढ़ाया हैं, फ्रांसीसियों के साथ और नेपोलियन के साथ भी। नेपोलियन इन सभी के साथ तो हम हाथ बढ़ा चुके हैं, इन सब के साथ क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि इन लोगों के साथ हम और हाथ को मजबूत करते हैं, अर्थात अगर हाथ इन लोगों के साथ देंगे तो इन लोग भी हमारी मदद करेगा। और इन लोगों के साथ देना प्रारंभ कर दिया। इन लोगों के माध्यम से अपने जो अस्त्र शस्त्र थे उन लोगों को और आधुनिक तरीके से व्यवस्था करने लगा, सेना को फिर से अच्छा तरीके से तैयार करने लगे। लेकिन दोस्तों उसी समय यह हुआ कि यह काम करते समय आ गए 1798, और 1798 जैसे आया वैसे तो भारत का गवर्नर जो था कर्नवालिस, वह चेंज होकर के यहाँ पे आ गया लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ये आ गया, और जब ये आ गया ये तो इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, पहले हम युद्ध नहीं करेंगे। क्या कि जिस प्रकार से सारे लोग गवर्नर क्या करते थे, पहले अगर यहाँ पे युद्ध करते थे उसके बाद संधियां करते थे, उसी प्रकार इन्होंने सोच लिया कि हम पहले युद्ध नहीं पहले संधि करेंगे, और संधि करने के पश्चात पे युद्ध करेंगे। अर्थात कि पहले हम शांति दूत, जिस प्रकार से महाभारत में हमारे कृष्ण भगवान जी जो हैं उन्होंने ऐसे पांडवों की तरफ से सबसे पहले गए थे शांति दूत के रूप में कि तुम लोग क्या करो, संधियां कर लो और आपस में एक मिल जाओ, अन्यथा बाद में अगर नहीं करोगे तो युद्ध का परिणाम बहुत ही भयानक होगा। ऐसा शांति दूत बन करके गए थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी वेलेस्ली ने सोचा था कि हम पहले शांति दूत भेजेंगे, अर्थात सहायक संधि भेजेंगे, संधि करेंगे, अगर नहीं मानेंगे उसके बाद युद्ध करेंगे। तो वेलेस्ली ने सबसे पहले सही काम किया, आया और 1798 में दोस्तों सबसे पहले एक दूत भेजा निजाम के पास, जो कि निजाम समझ आप लोगों को पता ही होगा उतना शक्तिशाली नहीं थे ये लोग। जिधर हमने कहा था कि बिन पेंदी का लोटा, ठीक है, निजाम लोग क्या बिन पेंदी का लोटा, जिधर राह मिलता था उधर लुढ़क जाता था, जिधर देखता था कि इधर जीते होने वाले उधर लुढ़क जाता था। अर्थात इन लोगों के पास वैसे उसने कोई शक्ति ही नहीं थी, इसी वजह से सब कर रहे थे। जब देखे तो बंगाल के लोग जो अंग्रेज लोग हैं हम लोगों पर दबाव डालने स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग को हार मान लेना ही अच्छा। इसी वजह से दोनों दोस्तों निजाम ने हार मान लिया, और हार मानने के बाद पूरा सारा राज्य है तो इसी को दे दिया। अब इस सहायक संधि भेजा करते थे, सहायक संधि वेलेस्ली जब सहायक संधि भेजा करते थे, इसमें क्या होता था
जैसे कि होता था दोस्तों कि जब इस संधि को जो स्वीकार करता था तो उस व्यक्ति को, उस राजा को कार्य होता था कि वहां पर सबसे पहली बात एक कि वहां पे मंत्री रहेगा जो कि अंग्रेज रहेगा, और विदेश के मामले में जो भी काम होगा उस मंत्री के बिना आदेश के कोई काम नहीं कर सकता है, पहला कार्य। दूसरा में ये था कि वहाँ की उस राज्य में एक सेना का गुट होगा जो कि ऐसा अंग्रेजी सेना होगा, और उस अंग्रेजी सेना का ऐसा सैलरी, पेमेंट, खाना, इन सारी चीज कौन करेगा? तो राजा देगा, और राजा देगा लेकिन वह उस पर अपना अधिकार नहीं जता सकता है, उस पर अधिकार अंग्रेज शासन करेगी। अर्थात सारा कहते हैं ना कि खाना खिलाए हम और काम करे किसी और का, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों ऐसा था इस सहायक संधि के माध्यम से हो रहा था। तो निजाम इन सारे काम करने के लिए तैयार हो गए, और अर्थात अंग्रेजों का अधिनिता स्वीकार कर लिया निजाम ने। जब इस प्रकार से हो तब है 1799 में, जब 98 में इन्होंने स्वीकार कर लिया, तब दोस्तों 1799 ईस्वी में 1799 में मैसूर के शासक किसके? टीपू सुल्तान के पास यही सहायक संधि लाया गया, लेकिन दोस्तों टीपू सुल्तान ने इसे अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा तो युद्ध होगा नहीं होगा। जब अस्वीकार किया तब दोस्तों इन दोनों के बीच में 1799 में अंग्रेज तथा टीपू सुल्तान के बीच, दोनों के बीच में 1799 में यह युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ हो गया 1799 में। तब युद्ध हो गया, तब देखा गया कि टीपू सुल्तान की हार हो गई, और इतना ज्यादा बुरा हार हुआ कि दोस्तों उनको वहीं पे मृत्यु हो गई। अर्थात ऐसे उसी युद्ध मैदान में, उसी युद्ध ग्राउंड में इनकी मृत्यु हो गई टीपू सुल्तान की, जो कि अंग्रेज तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। दोस्तों ये था। और दोस्तों अब हम जानते हल्का से जान लेते हैं कि यह युद्ध कब चला, कब से कब तक चला था। तो यह युद्ध दोस्तों 4 अप्रैल 1799 को हुआ था। ठीक है, ये डेट बात रख लीजिएगा कि यह युद्ध चौथा युद्ध कब से कब हुआ था। तो आगे मैसूर तक 4 अप्रैल 1799 को यह युद्ध हुआ था। और दोस्तों जब टीपू सुल्तान के हाथ मृत्यु हो गई थी तब उन पर सारा शासन था, मैसूर क्या उनके शासन हो गया, जेल में बंद कर दिया गया था। और पूरा इसी प्रकार से धीरे धीरे दोस्तों इसी प्रकार से धीरे धीरे क्या होने लगा, तो सहायक संधि के माध्यम से पूरा भारत में ऐसे वे लोग अधिकार कर दिए थे। अब मैसूर के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है मराठा। अब हम लोग मराठा के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग पढ़ा क्या क्या, तो पलासी का युद्ध 27 जून 1757, बक्सर का युद्ध पढ़े, 22 अक्टूबर 1764, फिर कर्नाटक का युद्ध पढ़े जो सबसे पहले 1756 से स्टार्ट हुआ था। मतलब कि हम लोग दोस्तों और 1756 से साप्ताहिक वर्ष युद्ध भी पढ़े जो कि 1763 तक चला था। इन सारे युद्ध के बारे में पढ़े थे। कर्नाटक का प्रथम, द्वितीय, तृतीय उधर हो गया। और फिर आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात कहा जाए तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पे पढ़ लिया। अब दोस्तों हम लोग इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं कि किस प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हम उसमें बताए थे कि इन सारे के बाद हम फिर पढ़ेंगे अब मराठा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, मैं भी पढ़ रहे थे क्या मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध। अब हम लोग पढ़ेंगे मराठा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि हम लोग पिछले बार चर्चा कर चुके हैं। जब हैदर अली ने द्वितीय युद्ध कर रहे थे 1780 में, जबकि जब उनकी मृत्यु हो गई थी 1782 में, और उस हार का कारण था कि मराठा लोग जो हैं तो उनके जो साथ दे रहे थे उनकी सहायता छोड़ करके चल गए थे अंग्रेज के पक्ष में। अंग्रेज के पक्ष में चल गए थे, और वे लोग क्यों वहां से उसमें छोड़ करके चले गए थे अंग्रेज के साथ लिए, ये हैदर अली के साथ छोड़ कर गए अंग्रेज की तरफ। इसके बाद हम लोग चलेंगे पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने कहा था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध उसी समय चल रहा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध उसी समय चल रहा था, और उन लोगों के बीच वह युद्ध समाप्त हो गया था, इसीलिए तो हैदर अली के साथ छोड़ रही थी। इसका मुख्य कारण क्या है, हम दोस्तों बने रहिए सुपर एकेडमी जीएच के साथ, और कल तक इंतजार कीजिए। वहाँ पे हम लोग कल फिर से पढ़ेंगे उन सारी चीज़ के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ दोस्तों जहाँ तक हो सके यूट्यूब हो, सॉरी व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जहाँ तक वो ग्रुप हो
वहाँ तक पूरा फुल से दोस्तों शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के साथ साथ आप लोगों के दोस्तों भाई बहन भी अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ को पढ़ सकेंगे। और दोस्तों चलिए फिर कल मिलेंगे फिर इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।